हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत 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 शानदार रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में 4 ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो 100 में 100% एकदम फिक्स होते हैं और यहां से आपका 34 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। अगर 4 टॉपिक के जरिए ही हमको 34 नंबर मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से 34 नंबर ये छोटा नंबर नहीं है। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं ये हमारे लिए एक सरप्राइज होगा कि हम उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। तो पहला अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, तो पहला आपका हो जाता है गद्यांश। कौन सा? गद्यांश। और किस तरह से लिखना है वो भी आज एकदम बढ़िया तरीके से आपको हम सिखाएंगे। दूसरा होता है आपका पद्यांश, पद्यांश वाला टॉपिक। ठीक है। और तीसरा होता है कि संस्कृत में जो गद्यांश आता है, किसमें? संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। ठीक। और आपका संस्कृत में श्लोक या संस्कृत में पद्यांश, संस्कृत में पद्यांश। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर हम बात कर ले इन टॉपिक के जरिए आपको बड़ा बड़ा नंबर मिलता है। यहां से देखा जाए तो ये आपका कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। ये पद्यांश वाला भी टॉपिक कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 10 नंबर का। उसके बाद संस्कृत में गद्यांश कितने नंबर का? 7 नंबर का। और संस्कृत में पद्यांश कितने नंबर का? तो 7 नंबर का। तो यहां से कुल मिला करके टोटल आपके अगर देखे जाएं तो टोटल प्यारे बच्चों आपका कितना नंबर बन रहा है? तो यहां से 34 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, केवल और केवल मतलब 4 टॉपिक के जरिए। ठीक है। और ऐसे आज हम बताएंगे जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, लगभग लगभग रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर में और आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। और इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं, ऐसे ही फालतू नहीं बोल रहे हैं बबुआ, 100 में 100% दावे के साथ कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये टॉपिक कौन कौन से हैं और किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं गद्यांश को। अब देखिए गद्यांश वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से किया जाता है। जो गद्यांश वाला क्वेश्चन होगा वो 2 क्वेश्चन होगा और अथवा में करके दिया रहेगा। ऐसे गद्यांश देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश दिया रहेगा, इस तरीके से आपका प्रश्न दिया रहेगा, वो भी 5। और प्रत्येक प्रश्न का 2-2 नंबर। जैसे हर एक प्रश्न का कितना नंबर प्यारे बच्चों? 2 नंबर। ठीक है। और किस तरीके से लिखना है अब ये फाइनल आज हम आपको बताएंगे कि एकदम टू द पॉइंट कैसे लिखना है पूरा कॉपी में, ये चीज बखूबी आपको समझना होगा। तो गद्यांश यहां पर एक दिया गया है। ठीक। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। दिया है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति करने वाले मतलब करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो अगर आप देखें तो आपसे अगर कोई पूछे कि किस चैप्टर से है, तो हमने एक ट्रिक बताया था, यहां पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा वर्ड दिखाई पड़ रहा है?
तो प्यारे बच्चों राष्ट्र शब्द यहां एक बार आया है, राष्ट्र शब्द यहां एक बार आया है, उसके बाद लिखिए राष्ट्र शब्द यहां एक बार आया है। तो इसमें राष्ट्र 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 ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अब समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अब यहां पे आ जाते हैं प्रश्नों पर कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना आसान होता है। सबसे ज्यादा यही आप जान जाएं कि पाठ कौन सा है, ठीक है, इसमें किसने लिखा है, तो ये हो गया। बाकी तो जितने प्रश्न है उत्तर इसी में से ढूंढना है। तो पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम, तो राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, और तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और चौथा है राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, और समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। अब सबको अच्छे से किस तरीके से लिखना है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप कॉपी में अब एकदम बढ़िया से लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, इस तरह से कॉमा करके लिखना है, तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर उसके बाद यहां पर जरा दे लिखिए, तो इसमें क्वेश्चन किया था राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यहां पर देखिए लिखा है साफ साफ कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव यानी इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ओ भाई साहब एक मिनट प्यारे बच्चों, भूल गए इसमें रेखांकित अंश। अच्छा, यहां पे समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति की करने का सबको एक जैसा अधिकार है, यहीं पे रेखांकित है। तो ये वाला जो है यहां पे समन्वय के मार्ग से, इसकी व्याख्या कैसे करना है, तो यहां पर व्याख्या करेंगे कि लेखक कहता है या लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग समान हैं और उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और सभी को उन्नति के लिए एक जैसा अधिकार प्राप्त है। क्योंकि अभी बताया ना कि इसमें जो रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों, ठीक, इसमें भूल गए, रेखांकित अंश यहां से है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का अधिकार सबको एक जैसा है, ठीक है ना, यहां तक है, ठीक। तो ये इसका व्याख्या हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, अभी मिला तो था कि राष्ट्र किसी जन को छोड़कर, तो यहां पर आप लिखेंगे कि राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है प्यारे बच्चों, तो जरा इसमें नजर डालिएगा कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। मतलब क्या, प्रगति और उन्नति मिलेगी। तो आप आंसर में किस तरीके से लिखिएगा, आंसर में लिखेंगे कि समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति और उन्नति का अधिकार क्या है, प्राप्त हो सकता है। तो ये पूरा एकदम से सही तरीके से लिखने का तरीका है। आई बात समझ में। और वैसे भी ये वाला जो आपका प्यारे बच्चों, ये जो आपका गद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर साल किसी ना किसी सेट में आता है, क्योंकि 5 से 7 सेट की बात छोड़ो, हिंदी का तो 8-8 10-10 सेट बन जाता। अदर सब्जेक्ट में है तो 7 सेट 5 सेट भी हो सकता है, बट हिंदी का 10 सेट 12 सेट ऐसे बन जाता है, ठीक। अब इतने सेट बनेंगे तो देगा कहां, इसलिए 100 में 100% फिक्स है कि आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाला आप अच्छे से। और बाकी इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है ये तो एकदम बनता है स्क्रीनशॉट करना, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे जाते हैं। एक अगला यहां पे हमने गद्यांश लिख रखा है। ये गद्यांश अगर ध्यान से पढ़े प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले तो अपने को पढ़ना है,
ठीक है ना, परेशान नहीं रहना, जितने इंपॉर्टेंट है सब आज फोड़कर रख देंगे। कह रहा है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती का मतलब जरूरी, मतलब जरूरत, ठीक है ना। यहाँ महती का मतलब बहुत ही अनिवार्य रूप से, ठीक। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, अगर आप इस पे थोड़ा नजर डालें, अगर हम आपसे पूछ लें मेरे प्यारे रसगुल्लों कि ये किस चैप्टर से है, तो आप बोलेंगे सर जी हमको नहीं पता। अरे काहे नहीं पता, हमने बताया है ना, जो ट्रिक बताया था आपको गद्यांश और पद्यांश पहचानने का, तो उसमें आपको हमने क्या बताया था कि गद्यांश में अगर देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट दिख पड़े, यानी कुछ पॉइंट दिखाई पड़े, क्या चीज कि यहां पे अगर नजर डालिए क्या है, भाषा है, ठीक है ना। क्या आ गया, भाषा। अब इसके अलावा कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहां पे भाषा शब्द आ गया, तो भाषा आ गया, तो एक चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। क्या है, भाषा और आधुनिकता। किसने लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। तो इससे अब तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ ये लिखा किसने है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये पूरा पढ़ लिया, तो ये पता तो चल गया किसने लिखा है, किस चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ ऐसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। या सिंपल तरीके से छोटा और करके लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता पाठ से है। बस आराम से हो गया, मिल गए प्यारे बच्चों 2 नंबर। अगला है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो लिखा है उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। उसकी का मतलब किसकी, यहां भाषा के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। बाकी लिखेंगे कैसे, अब देखिएगा भाई, यहां पर संदर्भ में वही चीज लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित या लिखित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद अभी बताया ना दूसरा क्वेश्चन कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो उसकी गति कि उसकी का मतलब कौन, यहां भाषा के बारे में बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि यहां भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ या विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन कि उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया है। अब देखिए कुछ कभी कभार थोड़ा अटपटा दे देता है, तो इसमें क्या कुछ बताया गया है, तो इसमें कि भाषा द्वारा संस्कृति के महत्व को बताया गया है कि संस्कृति का क्या महत्व है और उसमें भाषा का क्या योगदान है। तो इसको थोड़ा अपने से लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भाषा किसका अभिन्न अंग है। आसान होता है बबुआ, कुछ भी टेंशन नहीं कि भाषा किसका अभिन्न अंग है, जरा ऊपर नजर डालो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, यानी भाषा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो लिखेंगे वही कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये चीजें आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में यही है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो लिखेंगे इसको अपने शब्दों में कि लेखक कहता है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही संस्कृति को व्यक्त किया जाता है या उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति को व्यक्त करने का माध्यम भाषा ही है, यानी भाषा के द्वारा ही संस्कृति को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला
पद्यांश, सॉरी ये वाला गद्यांश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ये ना पूछा जाए, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। चलिए नोट कर लीजिए ये गद्यांश, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको कैसे लिखना है, सारे प्रश्नों का उत्तर इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, यह भी बहुत ही प्यारा सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा का कई महीने बाद आए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। अब देखिए ऐसे में तो आपको लगेगा कि नहीं कि भाई कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से, हमको पता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने जो ट्रिक बताई थी, अगर आपको ट्रिक मालूम होगी तो इसमें एक वर्ड आया है, क्या चीज? इसमें एक वर्ड आया है धृतराष्ट्र। अगर आप नजर डालें तो धृतराष्ट्र वर्ड किस में बताया गया था? निंदा रस में बताया गया था। ना यकीन हो तो जो गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक बताया था उसमें जाकर देख लो। तो ये अगर वर्ड आ गया तो हमने इसीलिए पहचानने की ट्रिक बताई थी, जो महत्वपूर्ण, जो जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं तो ये निंदा रस चैप्टर से है। अब यहां पे हम जान गए कि निंदा रस चैप्टर से है, तो लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो 2 नंबर तो वैसे मिल गए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। जो प्रश्न हमारा है उसको देखते हैं। पहला है कि का यहां पे एक पात्र है, ये महाभारत की कोई इंसिडेंट है, कोई घटना है। यहां पर कह रहा का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा। तो कह रहा है कि का किस तरह कमरे में घुसे, तो यहां पर की जो का है वो तूफान की तरह कमरे में घुसे। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे किस तरह भुजाओं में, यानी तूफान, और कौन सा तूफान? साइक्लोन तूफान। तो साइक्लोन लिखना है, ठीक है ना। देख सकते हैं आपको पूरा इस तरह लिखना है कि का कमरे में तूफान की तरह घुसे और साइक्लोन की तरह जकड़ लिया। ठीक है ठीक है, 1 मिनट है भैया, सही है, दोनों अलग अलग, क्योंकि 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस तरह कमरे में घुसे, तो किस तरह कमरे में घुसे, सही है, तूफान की तरह घुसे। और किस तरह कह रहा है जकड़ लिया, तो साइक्लोन की तरह, बिल्कुल सही तो है, आगे लिखा है ना की तरह, ठीक है। तो ये दोनों तो एकदम आसान है, कुछ ढूंढना पड़ा ज्यादा नहीं ना, सिंपल तरीके से। फिर कह रहा है कि मुझे किसके पुतले की याद आ गई, जरा देखिए, तो इसमें नजर फेरिए। देखिए लिखा है कि जब धृतराष्ट्र ने जकड़ा तो भीम के पुतले की याद आ गई। तो आप लिखेंगे पूरा शॉर्ट में, ऐसे नहीं लिखेंगे ना, आप लिखेंगे मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। किसके? भीम के पुतले की याद आ गई, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कि जो रेखांकित अंश है इसकी क्या व्याख्या, कैसे लिखेंगे? भाई जो भी है टू द पॉइंट लिख दीजिए, इसमें ज्यादा कुछ फेरबदल करना होता ही नहीं है। कह रहा है कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो यहां पर आप वैसे ही लिख दिए, पूरा लिख दीजिए, जब का कमरे में तूफान की तरह घुसे, का यहां पात्र का नाम दिया गया है। का जब कमरे में तूफान की तरह घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, मुझे ऐसा लगने लगा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। एकदम सिंपल सिंपल सीधा सा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखें कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो देखिए लास्ट में लिखा है कि प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। तो पुतले को क्या किया? चूर कर डाला। तो आप लिख देंगे कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को जकड़कर चूर कर डाला। फिर उसके बाद
उसके बाद आप यहां पे थोड़ा नजर डालिए, लास्ट वाला जो है कि दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का क्या नाम है। तो आप लिख देंगे ना पूरा कि हाँ, पाठ का शीर्षक, पाठ का क्या नाम है और लेखक का। तो इस तरह से लिखेंगे कि गद्यांश का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे गद्यांश का शीर्षक निंदारस और पाठ के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा जो उत्तर होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो आपको इसी गद्यांश में दिया रहता है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना। अच्छा, मेन पॉइंट तो किया ही नहीं, सारा उत्तर यहां पर बचा हुआ है, इसको करना है। ठीक हो गया। अब चलिए चलते हैं पद्यांश की तरफ। ठीक है, क्योंकि पद्यांश भी अपने को पूरे के पूरे 10 नंबर देकर के जाएगा। कितने नंबर? 10 नंबर। और 10 नंबर छोटा मोटा नंबर थोड़ी ना होता है, बहुत बड़ा नंबर। अगर ये समझो 100 नंबर के पेपर में 34 नंबर केवल 4 टॉपिक से मिल जाए तो तब तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक दिया गया है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला म्लान हो कमल पक को चूमना चाहती है। देखिए इसमें एक दिया गया है, अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम फिर भी बता दे रहे हैं कि ये अगर आप नजर डालें, देखिए जब भी कुसुम, ये चीज गेह, कुम्हला, फूल, ये कमल पग, ये सब हो तो हमने बताया था किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका चैप्टर है पवन दूतिका। ठीक, जिसमें कुंज वगैरह से लतिका, लता, ये सब कुछ है, याद है ना, याद आया, ये सब बताए थे। इसमें लता वगैरह आ जाए, फूल वगैरह आ जाए, पुष्प वगैरह की बात की जाए, गेह की यानी घर की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए, तो ये आपका पवन दूतिका से ही है। इसमें कह रहा है कि राधा जब पवन को दूतिका यानी पवन को दूत बनाकर मथुरा धाम भेजती है तो कहती हैं कि जब कोई प्यारा कुसुम यानी तुम्हें कोई कोई प्यारा सा फूल यानी कुमलाया हुआ फूल घर में पड़ा हुआ यानी वहां पर मथुरा धाम में पड़ा हुआ दिखाई पड़ जाए तो उसे लेकर जाना और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और उन्हें ये बता देना कि फूल जैसी एक बाला यानी जिस तरह से ये फूल मूर्छित हो गया है उसी तरह एक कोमल बाला भी क्या है, मूर्छित होकर के आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं प्रश्न पर, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखना है, वही चीज लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। या डायरेक्टली एकदम छोटा लिखो कि उपयुक्त पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ से अवतरित है या लिया गया है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें लाइन है, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में यहां पर लिखेंगे कि राधा पवन से कहती है कि श्री कृष्ण को बता देना कि हे, मतलब यहां पे बताना है कि फूल जैसी एक कोमल बाला यानी राधा स्वयं कि क्या है, आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती हैं। तो लिखेंगे कि राधा पवन से कहती है कि तुम श्री कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक कोमल बाला, अर्थात वही राधा स्वयं के बारे में कह रही, दुखी होकर आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। अगला है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए फूल की तुलना किससे? राधा से की गई है। तो लिखेंगे इस तरह से, मुरझाए हुए फूल की तुलना कोमल बाला अर्थात राधा से की गई है। फिर है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो सिंपल सी बात है, तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहां डाल देने के लिए कहती है? तो राधा क्या है, मुरझाए हुए फूलों को
को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती है, तो आप लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका पद्यांश। ठीक, देख लीजिए। अब उसके बाद ये रहा पूरे पद्यांश में जो भी प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। बहुत ही प्यारा सा है। प्यारे बच्चों, ये आपको देखिए, ये हम 2 से 3 बार करवा चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए बार बार करवाते हैं। अब उससे क्या मतलब, चाहे 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार, 20 बार, ये हमें प्रैक्टिस से जरूरत है, यानी प्रैक्टिस से मतलब है। ये कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर मोटा मोटा अर्थ समझ लेते हैं। यहां पर जो कवित्री होती हैं, आपको बता दें महादेवी वर्मा द्वारा ये रचित है, गीत चैप्टर से है। इसमें आपने इन्होंने कहा है कि क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात मैं क्या है, दुख की बदली हूं। जैसे बदली होती है, अपने अंदर बहुत सारा पानी समेटे रहती है, बदली का मतलब बादल, ठीक है ना, बदरी, बदरी जिसको बोलते हैं। मैं उसी तरह मैं नीर भरी क्या हूं, अर्थात मैं नीर भरी दुख से, दुख की बदली हूं, अर्थात मेरे अंदर भी क्या है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी के मतलब ये है नीर, दुखों का नीर है, आंसू भरे हुए हैं, कहने का अर्थ ये है। और स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जिस प्रकार स्पंदन, स्पंदन का देखिए, में चिर निस्पंद बसा, जिस प्रकार मतलब गर्जन होता है बादलों में, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो अपने अंदर क्या है, बहुत कुछ अब दबा के रखता है, जैसे बिजली है, पानी है, सब कुछ वो चिर यानी शांत बसा कर रखता है। उसी प्रकार मेरे हमारे शरीर में भी यानी बहुत सारी वेदनाएं हैं, दुख दर्द है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से क्या हूं, वो चिर मुद्रा में हूं। आगे क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जैसे जब बिजली कड़कती है तो उस समय क्या है, पूरा संसार खिलखिला उठता है। खिलखिलाने का मतलब यह है कि हाँ अब बारिश होगी, फिर उसके बाद चारों तरफ जब बारिश हो जाएगी, सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा, गर्मी से राहत मिलेगी, ये इस उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर उसी तरह कह रही, ठीक उसी तरह क्रंदन में आहत विश्व हंसा, तो यहां पे मेरे क्रंदन अर्थात मेरे रुदन से, जिस तरह यहां पे वहां पे हंस रहा है विश्व, इसी तरह मेरे रुदन से जो संसार है वो क्या है, हंस रहा है। आगे की नयनों में दीपक से जलते, तो नयनों में क्या है कि दीपक की दीप की तरह जल रहे हैं। और उसके बाद पलकों में निर्झरणी मछली, और जो पलकें हैं, पलकों में क्या है, निर्झरणी मछली, लगातार आंसुओं की क्या है, नदी बह रही है। तो एक मोटा मोटा अर्थ इस तरफ से आप समझ जाइए, हालांकि आपको वहां अर्थ निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बट थोड़ा जानकारी के लिए आपको ये तो करना होगा कि हम ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका तो मतलब समझ जाएं, ठीक है ना, बाकी वहां तो इसका अर्थ लिखना नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा है। और फायदा ये है, इसमें भी अथवा करके आएगा, है ना, अथवा करके आएगा। मान लेते हैं आपको ये वाला नहीं आता, और सरल देगा, वो कर लीजिए। देखिए अब यहां पे है पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही चीज लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे गीत पाठ से लिया गया है, ठीक, गीत चैप्टर से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, उपयुक्त पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत पाठ से लिया गया है, या थोड़ा और लंबा कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, तेरा प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है, तो सबसे ऊपर ही बताया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उन्होंने अपने आप को दुख भरी बदली बताया है, ठीक है ना, दुखों की एक बदली बताया है। तो यहां पर लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि नयनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो नयनों में दीपक से जलते, दीपक से जलते यानी दीपक की तरह जलते। तो यहां पर दीपक से जलते, दीपक की तरह के जैसे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, ये वाली जो सबसे ऊपर है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो लिखेंगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं क्या हूं? नीर भरी दुख की बदली हूं, अर्थात मैं बदली की तरह हूं, मेरा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे आप थोड़ा सा कि महादेवी वर्मा अपनी तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी बदल दुख की बदली हूं, अर्थात मेरा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि पलकों में क्या मछली? तो निर्झरणी मछली। तो ये समझो कि आंसुओं की धारा, आंसुओं की नदी बह रही है, ठीक है। तो लिखेंगे कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के क्या है? आंसू बहते हैं, यानी एक आंसुओं की नदी समझो बह रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। और इनमें सारे प्रश्नों का उत्तर अपने को प्यारे बच्चों इस तरीके से लिख देना है। हो गया ना? तो ये रहा गद्यांश और पद्यांश का मैटर। अब आ जाते हैं बबुआ अपन संस्कृत गद्यांश पर। अब देखिए संस्कृत गद्यांश जो होता है, संस्कृत गद्यांश की बात कर लें, कितने नंबर का आता है? पूरे 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का आता है। और ये वाला तो जो बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे जितने हैं सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं हर एक चैप्टर के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं, क्योंकि हमने बताया ना 10 से 12 सेट हिंदी में बनता है, और हिंदी में कहां से देगा, और वैसे भी अथवा में देता है सब में ये गद्यांश पद्यांश वाला, तब तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है कि पूरा का पूरा जितना है सब दे देता है, ठीक है। तो यूं समझना कि ये 100% है, आएगा, ठीक है। कोई दो राय है नहीं इसमें, बिल्कुल भी इसमें संकोच तो करना ही नहीं है। यहां पर देखिए बस आपको अच्छे से अर्थ समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं मरना। कह रहा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकुर्वन मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुन्या स्वर्ण से, उसके बाद हाँ क्या रहे स्वर्ण हंसम, उसके बाद तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। थोड़ा अर्थ समझते चलते हैं। देखिए कह रहा है अतीते प्रथम कल्पे कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने, यानी जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक, चौपायों ने सिंहम यानी शेर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। मत्स्य मछलियों ने किसको? आनंद मछली को राजा बना दिया। शकुनिया यानी पक्षी गण ने स्वर्ण मतलब स्वर्ण हंस को, यानी स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। फिर कह रहा तस्य पुनः स्वर्ण राजस मतलब स्वर्ण राजहंस, यानी उस स्वर्ण राजहंस की एक पुत्री मतलब एक क्या है पुत्री हंस पोतिका अतिव यानी अत्यंत रूपवती यानी सुंदर आसित थी, यानी उस स्वर्ण राजहंस की एक पुत्री हंस पोतिका वो अत्यंत क्या थी? रूपवती थी, यानी अत्यंत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर, ठीक है। आगे कह रहा है कि सा तस्य वरम दात, उसने यानी उसके पिता ने ऐसा उसे वर दिया, यत ऐसा कि सा आत्मनिश्चित रुचितम कि वह अपनी इच्छानुसार स्वामिनम वृणुयात इत कि अपने स्वामी का यानी अपने पति का चयन करे, ठीक है। यानी यहां पर समझो ये स्वयंवर वाला मैटर हो गया, ठीक है ना। उसने अपनी पुत्री को ये आदेश दे दिया कि जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो मतलब आदेश दे दिया कि तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने पति का चयन कर सकती हो, है ना। तो यहां पर ये चीज आगे है कि हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंस राज ने उसे ऐसा वर देकर हिमवती शकुनी सके सन्निपतत, उसने क्या किया कि वरम दत्वा हिमवती, तो उन्होंने जो है
हिमालय प्रदेश में जो शकुनी जो यानी पक्षियों का समूह होता है उनको आमंत्रित किया। नाना प्रकारा भिन्न भिन्न प्रकार के हंस मोर आदि शकुनी गणा पक्षी गण समागत्या फिर वो क्या है इकट्ठा हुए एकस्मिन महती पाषाण तले एक क्या है महती यानी एक यूं विशाल पर्वत पे ठीक है सन्निपतत यानी वहीं पर इकट्ठा हुए। आगे कह रहा है कि हंसराज आत्मनः चित्त रुचितम स्वामित्वम आगत्य विव्यात इति दुहित मतलब दुहितरम आदेशा। थोड़ा कहीं कहीं जुबान लुड़बुड़ा जाती है ना, ठीक है, तो इसमें मत जाइएगा, है ना, संस्कृत में होता है ऐसा। देखिए यहां पर क्या कहा कि तब हंसराज ने अपनी पुत्री को ऐसा कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने मतलब क्या है पति का चयन करो। उसने ऐसा क्या कर दिया आदेश दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 2 दिया रहेगा अथवा में करके आएगा, एक करना होगा और बोलेगा संदर्भ सहित संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों लिखना कैसे है चलिए वो जान लेते हैं। तो लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वही लिखना है, संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से जो नित्य जातम, क्योंकि इसमें 2 चीज है, एक उलूक जातम है, एक नित्य जातम है, तो ये नित्य जातम शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों यानी जो पशु होते हैं 4 पैर वाले, सिंह को राजा बनाया। अभी अर्थ समझा दिया, अभी मजा आएगा, है ना, मजा आएगा अर्थ निकालने में। अब कि सिंह को राजा बना दिया, मछलियों ने क्या किया आनंद मछली को राजा बना दिया, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बना दिया और उस स्वर्ण हंस राजहंस की एक पुत्री हंस पोतिका यानी हंस कुमारी जिसको कह सकते हैं अत्यंत क्या सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर या रूपवती थी। और उसने क्या किया, उसे यानी हंस पोतिका को वर दिया कि वह अपने मनुकुल यानी अपनी इच्छानुसार पति का वर्ण करे यानी चयन कर सकती है। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को क्या किया आमंत्रित किया, ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र में जितने पक्षी गण होते हैं उन सबको बुला लिया। ठीक उसके आमंत्रण पर अर्थात ये हंस पोतिका के पिता के आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी गण आकर एक विशाल शिलातल यानी पत्थर पर क्या हो गए इकट्ठा हो गए। हंसराज ने पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वह आकर अपने मन पसंद पति को क्या कर ले चुन ले, है ना। आप ये मत सोचना लव मैरिज वाला जो मैटर आज से नहीं है, अब देखो किस जमाने से है, ये प्रथम प्राचीन काल में प्रथम कल्प से ही है ना। तब क्या होता था स्वयंवर नाम दिया जाता था, आज वही क्या है लव मैरिज नाम दिया जाता है। तो मैटर तब से सेट है, बस आज थोड़ा चेंज हो गया है ना। आज वही होते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, चयन कर लेते हैं अपने से, बट उस टाइम में क्या था कि माता पिता ही बोल देते थे कि हाँ जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन, है ना। चलिए तो इस तरीके से लिखना है प्यारे बच्चों। इसका देखिए ये काफी पूछा जाता है, इसको देख लीजिए और इसका पूरे का अर्थ संदर्भ के साथ में कैसे अनुवाद लिखना है नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, काफी ज्यादा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो है वो तो करवा ही चुके हैं कि संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम आता है, इसके पहले करवा चुके हैं। बाकी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए वाला बता रहे ना एक को नहीं छोड़ेंगे बबुआ। देखिए यहां पर क्या है, इसमें बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और उसके बाद मतलब और कवि कुलगुरु कालिदास और भाष भारवी भव कह रहा है भव भूतद्यो महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजनते। पहले समझो इसको थोड़ा से। देखिए क्या कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि,
महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, फिर मतलब चा अन्य और अन्य जैसे भास भारवी, ठीक है, भास भारवी, कह रहा है भव भूतद्यो महाकव्या, और कह रहा है कि इसमें और भवभूति आदि जो महाकवि हैं स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने, यानी स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा अद्यापि यानी आज भी पाठका नाम यानी पढ़ने वालों के हृदय विराजनते, यानी हृदय में क्या है, बसते हैं, निवास करते हैं। आगे लिखना है इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि आज भी, कह रहा इयम भाषा अस्माभि, ये अस्माभि का मतलब हमारी, ठीक है ना, अद्यापि नहीं है कि यहाँ पे इयम भाषा अस्माभि, ये भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय, सम्माननीय है, वंदनीय चा, यानी सम्माननीय और क्या है, वंदनीय है। आगे लिखेंगे यतो क्योंकि कह रहा है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता, ठीक है ना, ये सभी क्या है, संस्कृत यानी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है भारत मातु, देखिए स्वतंत्रम यानी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम यानी गौरता यानी गौरव, अखंडोत्तम यानी अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वंश यानी सांस्कृतिक एकता, ये संस्कृत के द्वारा ही क्या हो सकती है, सुरक्षित रह सकती हैं। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, कह रहा है कि ये जो संस्कृत भाषा है, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में क्या है, सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुसुप्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो भाषा है वो क्या है, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत या फिर कह लें संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो ये वाला भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि अर्थ लिखेंगे कैसे। तो संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत, यहां गद्यांश नहीं प्यारे बच्चों, पद्यांश है ये क्या है, एक मिनट, हाँ गद्यांश ही है, हमारा भी दिमाग खराब हो गया है, क्या दिमाग में चल रहा है, ठीक है गद्यांश से कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पे लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व से लिया गया है, ठीक है ना, जिस भी चैप्टर से होगा ऐसे लिख देना है, ठीक, बस चैप्टर का नाम बदलना है, जो भी होगा लिखेंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर लिखना है कि हम लिखेंगे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि जो वेद व्यास हैं, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के यानी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान है, यानी बसते हैं। यह भाषा हमारे द्वारा यानी माता के समान, यानी ये भाषा हमारे क्या है, हमारी माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव है, अखंडता है, सांस्कृतिक एकता है, वो संस्कृत से ही यानी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है। और ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीनतम यानी सबसे क्या है, प्राचीन है और श्रेष्ठ है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और क्या है, दिव्य है। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से हम ऐसे आप संदर्भ के साथ में अनुवाद कर सकते हैं। पैटर्न याद रखना, स्टेप मार्किंग चलता है यूपी बोर्ड में 2 + 5 = 7, क्योंकि 7 नंबर का टॉपिक आता है, 2 नंबर तो आपको इसके मिलते हैं। मान लेते अब ये समझो, ठीक है, तो यहां पर आपने ये मान लेते हैं नहीं लिखा, आपने ये वाला नहीं लिखा, आपको अर्थ आता ही नहीं, आपको नहीं पता अर्थ के बारे में, तो बोल देना का क्रिस का सुनेगा गाना, यानी क्या करना, केवल और केवल लिख देना, यही 2 नंबर मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग चलता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना बच्चों। तो यहां पर 2 नंबर तो क्लियर हो गए ऐसे ही, और यहां पर इसीलिए होता है 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं, और ये जो 5 नंबर मिलते हैं ये आपको अनुवाद के। अनुवाद में भी 1-2 लाइन अगर आप अनुवाद निकाल पाए तो आप ले लीजिए 1-2 नंबर, क्या ही इसमें दिक्कत है, उसका भी मिल जाएगा। तो स्टेप मार्किंग चलता है, जितना लिखो आधा अधूरा
वहां तक का भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर समझ जाइएगा, ये चीज स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, इसका अर्थ कैसे लिखना है अनुवाद देख लीजिए। और यहां पे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पद्यांश में। अब पद्यांश में बात कर लें बबुआ कितने नंबर का, तो प्यारे बच्चों ये भी तो 7 नंबर का आएगा। मजे की बात यह है कि अथवा में करके आएगा, ठीक है ना, कोई एक कीजिए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे एक दिया गया है कि ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रातिभाज्यम ना चा भारकारी वै कृते वर्धता एवं नित्यम और विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए कह रहा है कि ना चौरहार्यम यानी ना कोई चोर चुरा सकता है, ठीक है ना, और ना चा राजहार्यम ना कोई राजा इसे छीन सकता है, और ना भ्राति भाज्यम ना किसी भाई में इसे बांटा जा सकता है, और ना चा भारकारी और ना ही एक बोझ है, यानी ये एक भार भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत ये खर्च करने पर बढ़ता है, एवं नित्य सदैव, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब बात समझ में आई किसके बारे में बात कर रहा है, तो यानी ये विद्या रूपी धन के बारे में बात कर रहा है। तो आप लिखेंगे, यानी यहां पर इसका अर्थ नीचे से निकलेगा, लिखेंगे कि जो विद्या रूपी धन होता है सभी धनों में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, ना इसे राजा छीन सकता है, ना भाइयों के बीच बंटवारा किया जा सकता है, ना तो ये एक बोझ यानी भार स्वरूप है, ये सदैव खर्च करने पर ही बढ़ता है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को कोई थोड़ी खरीद सकता है, पैसे देकर नहीं खरीद सकता ना। आप सोचो भाई भाई के बीच बंटवारा कर ले, क्या बंटवारा हो सकता है? नहीं। एक ही घर में होता है तो पता चले एक लड़का निकम्मा निकल जाता है, एक लड़का बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, है तो होता है ना। तो ये चीज होता है कि एक घर में ऐसा नहीं होता कि सभी एक जैसे एकदम हर एक व्यक्ति के अंदर उतना ही नॉलेज है या उतना ही वो लड़का काबिल है। ठीक, तो वही चीज बात कर रहा है, और इसको कोई चुरा भी तो नहीं सकता। आपके अंदर जो ज्ञान है क्या उसको कोई चोर चुरा लेगा या कोई राजा जबरदस्ती छीन सकता है? नहीं ना। तो यही चीज है। अब लिखना वही चीज है, लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश है, तो पद्यांश या संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शा के इस चैप्टर से, यानी जो भी चैप्टर है यानी फला चैप्टर से लिया गया है। और इसमें क्या है भाई, कुछ होता नहीं कि हाँ ये लिखा इन्होंने लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखना इसमें। ठीक, डायरेक्ट फिर आ जाएंगे अनुवाद पे। तो लिखना कैसे है, इस तरह से लिखना है। चलिए, लिखना इस तरह से कि संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, क्योंकि ये सुभाषित रत्नानी से है और 100% है, फिक्स है, यहां से आता है। ठीक है, अनुवाद में लिखेंगे वही चीज कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में श्रेष्ठ है या प्रधान है, क्योंकि ना तो कोई चोर उसे चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना भाई द्वारा बंटवारा किया जा सकता है, ना तो ये बोझा बनता है, अर्थात भार स्वरूप भी नहीं है। ठीक है ना, वही। और ये खर्च करने से निरंतर यानी सदैव बढ़ता ही जाता है। आई बात समझ में? चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपको, इसलिए हमने ये चीज करवाया, बाकी बहुत सारे आपके करवाए हैं। ठीक है, हो गया। और भी आपके किसी वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट श्लोक वाला है और संस्कृत गद्यांश है, फिर से जितने महत्वपूर्ण वाले हैं करवा देंगे, अगर आपके कमेंट्स आते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।